बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपने कोई चीज सेल करनी होती है तो आपको उस चीज की मार्केटिंग करनी होती है। जितनी महंगी चीज होगी उसकी मार्केटिंग भी उतनी ज्यादा होगी, या आप कह लें कि आपके प्रोडक्ट का जितना भी ज्यादा कंपटीशन होगा आपको उसकी मार्केटिंग भी उतनी ज्यादा हार्ड करनी पड़ेगी। खैर, इस चीज को आप सिर्फ मार्केटिंग के साथ नहीं जोड़ के देख सकते। अब हुआ कुछ यूं है कि फ्रांस अपने रफाल तैयारे जापान और साउथ कोरिया सेंड कर रहा है। फ्रांस का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस वक्त पैसिफिक के अंदर? कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, फ्रांस जो है वो अमेरिका के साथ इस वक्त नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है। अमेरिका के प्रॉब्लम जो हैं वो इस वक्त रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज के इस तरह के कोई मामलात नहीं है चाइना के साथ। यूरोप चाइना के साथ ओवर लैंड कनेक्टेड है। अगर चाइना और यूरोप ने आपस में कोई ट्रेड करनी हो तो दोनों के पास सी रूट के साथ साथ लैंड रूट भी अवेलेबल है। ऑल्दो ठीक है, लैंड रूट के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन सी रूट के साथ साथ लैंड रूट लाजमी अवेलेबल है। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज को चाइना के साथ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका, जो कि इस वक्त चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरी है, उसने पैसिफिक के अंदर अपने कुछ मोहरे जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, इन तमाम कंट्रीज के अपने भी कुछ रीजनल मसाइल हैं, लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज जो है, जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपनी फोर्सेस को लेके पैसिफिक के अंदर ऑपरेट करती हैं। मसलन आपने पिछले दिनों देखा कि ब्रिटेन का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पैसिफिक के अंदर ऑपरेट कर रहा था, बाद में वो वापस चला गया। ब्रिटेन ने अपने कुछ यूरो फाइटर्स जो थे वो पैसिफिक के अंदर भेजे हुए थे। लेकिन ये अब एक नॉर्म बन गया हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलके अपने फाइटर जेट्स वगैरह को पैसिफिक के अंदर लेके आते हैं, और ये एक बेसिकली ट्रेडिशन बनती जा रही है। इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए फ्रांस अपने रफाल फाइटर जेट्स जो है वो पैसिफिक के अंदर भेज रहा है। और फ्रांस की अगर एयरफोर्स के हवाले से बात की जाए तो फ्रांस इस वक्त तकरीबन 20 के करीब अपने वॉर प्लेन्स, अपने कुछ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उनको पैसिफिक में भेज रहा है। यहाँ पे ये एक पी गेस 2023 मिशन के अंदर जो है वो हिस्सा लेंगे। बेसिकली ये जो फ्रांस का कंटिजेंट आ रहा है ये पैसिफिक के अंदर दो मुख्तलिफ जगहों पे जाके तो एक्सरसाइजेस वगैरह करेगा। मुख्तलिफ ममालिक के पास ये स्टॉप ओवर करेगा। हर मुल्क के साथ उसकी अपनी अपनी जो है वो एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले ये जो कंटिजेंट है रफाल जहाजों का, ये फ्रांस से उड़ के तो यूएई की एयरबेस अल्दारफा पे आएगा। उसको बेसिकली फ्रांस एक टेक्निकल स्टॉप ओवर बोल रहा है। उसके बाद रफाल तैयारों का ये जो कंटिजेंट है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक कंपोनेंट जो है वो मलेशिया चला जाएगा और दूसरा जो है वो सिंगापुर चला जाएगा, और दो मुख्तलिफ राउट्स के जरिए से जाएगा। ये कंटिजेंट 25 जून को फ्रांस से उड़ेगा और मलेशिया और सिंगापुर ये तकरीबन 28 जून तक पहुंच जाएगा। उसके बाद इस कंटिजेंट का जो अगला स्टॉप ओवर है वो एक तो गुआम है और दूसरा पाओलाओ है, जहां पे ये फ्रांस के रफाल तैयारे जो हैं वो एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज के अंदर अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ हिस्सा लेंगे। ये लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक कंडक्ट की जाएगी। इंतहाई गर्मी का मौसम होगा, इंतहाई हब्स का मौसम होगा। मुझे नहीं समझ आती कि यूरोप की कंट्रीज के ये ममालिक अपने जहाजों को क्यों वहां पे भेज के, जहां पे इस वक्त इंतहाई हब्स चल रही है, इंतहाई गर्मी चल रही है, और 21 दिन तक ये बेचारे पायलट्स और उनका जो क्रू है वो गुआम जैसे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जाके तो एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेंगे। ये जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, ये डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन भुरकस जो है ना वो इन बेचारे निचले फौजियों का निकल जाता है। तो एनीवे, इसी तरह ही आप पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो रूल करते हैं, इसी तरह ही आप पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अपनी इजारादारी कायम करते हैं। फिर आपने रफाल तैयारे को भी बेचना है और ममालिक को बेचना है, अमेरिका के साथ कम्पीट करना है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कम्पीट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मसले मसाइल का तो सामना करना पड़ेगा, कोई प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस कंटिजेंट के अंदर रफाल तैयारों के साथ साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी शामिल होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे, जो पैसिफिक के अंदर आगे अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जाके अपनी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। रफाल तैयारे अपनी अलग एक्सरसाइज करेंगे, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स अपनी अलग से एक्सरसाइजेस करेंगे, और जो A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो अलग से अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे। इस तरह से फ्रेंच एयरफोर्स के जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनके अंदर काम करने वाले पायलट्स कंटिजेंट का जो अपना एक्सपीरियंस है पैसिफिक के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पैसिफिक की एयर फोर्सेस के साथ वो काम करेंगे और इस तरह से अपनी इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो उसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई को ये अमेरिका और फ्रेंच जहाजों की जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर 24 जुलाई से ये फ्रांस के रफाल तैयारे जो है ये साउथ कोरिया चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे और इंडोनेशिया चले जाएंगे। और ये सारे के सारे रफाल तैयारे साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशियन एयर फोर्सेस के साथ एक्सरसाइजेस करेंगे। वापसी के ऊपर ये रफाल तैयारे कतर में रुकेंगे और कुछ तैयारे जो है वो जिबूती के अंदर रुकेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि फ्रांस अपनी एयरफोर्स को मिडल ईस्ट और पैसिफिक का एक बहुत बड़ा जो है वो ओवरव्यू देना चाहती है, ताकि उसके एयरफोर्स के पायलट्स, उसके क्रूज, इंजीनियर्स, मेंटेनेंस क्रू वगैरह जो है वो इन एरियाज के अंदर
انتہائی سخت انوائرمنٹ میں، انتہائی سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ کام کریں، اور فرانس کی ایئر فورس کو اس علاقے میں انتہائی سخت حالات کے اندر کام کرنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل ہو۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی انفارمیشن رفال طیاروں کے اوپر، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔